नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन एमपीपीएससी एक्सप्रेस। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, और ये हमारा है चैप्टर 5.10। आई हैव ऑलरेडी टेकन 9 लेक्चर्स बिफोर दिस, और अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर लिंक दे रखी है मैंने, आप जाके वो क्लासेस देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 21 के बारे में, that is protection of life and personal liberty. This article is one of the most important article of fundamental rights. चलिए इसको देखते हैं। Article 21 guarantees the protection of a life and personal liberty to every individual, and no person shall be deprived of his life and personal liberty except अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये लाइन आप याद रखिएगा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हम लोग इस पे आएंगे, ठीक है। अब सेकेंड लाइन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द आर्टिकल 21 इज नॉट अ सिंगल राइट बट इट इज एन कंपोजिट राइट which has given the way other derived fundamental rights such as right to shelter, right to food, right to clean environment, right to privacy। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राइट है, ये राइट मदर ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स है। सपोज वट एवर यू आर डूइंग, यू आर स्टडिंग और यू आर गोइंग टू बाय कार, you wanted to board an aeroplane. Why? Because you want to feel comfortable, you want to make your life in a comfort position। और इसको और एलोबरेट करके मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रोवाइड अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप आज पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टुमारो विल बिकम अ ऑफिसर, तो वो ऑफिसर बन के आप अल्टीमेटली आपका गोल क्या है? टू गेट अ बेटर लाइफ। This is the main idea, main crux of fundamental right। तो अब आप when we talked about preamble, उसमें भी हम लोगों ने बात करी थी कि एस्पिरेशंस, आइडियल्स, जस्टिस, ये सारी चीज़ों की बात की थी। एंड नाउ वी आर स्टडिंग फंडामेंटल राइट्स। इन फंडामेंटल राइट्स में भी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे आर्टिकल 14 में बात करी हम लोगों ने रूल ऑफ लॉ, 15 में बात करी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में, 17 में बात करी अनटचेबिलिटी के बारे में। तो इस तरीके से हम लोग जो बात करते आ रहे हैं वो सारी चीज़ें कब होंगी? सपोज हमने 19 में बात करी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फॉर व्हाट? फॉर डिग्निफाइड लाइफ। और वो लाइफ आपको कहाँ से मिलेगी? वो आपको लाइफ, जब आपके पास लाइफ होगी तभी तो आप वो डिग्निफाइड लाइफ होगी। तो बेसिकली आर्टिकल 21 से, अगर आर्टिकल 21 एग्जिस्ट करता है तो वो सारे आर्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि this article 21, the strong nature of article 21 provides a strong and crisp fundamental rights, that's it। And when we talk about directive principle of state policy, which is DPSP, is a guiding principle for parliament to make a law so that each and every individual can lead a good life। whatever law parliament enact, उनका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होता है? उनका गाइडिंग प्रिंसिपल होता है हमको किस तरीके का लॉ बनाना है, किस तरीके के लॉ बनाने से जो साधारण जनमानस है वो बेनिफिट होगा। तो इस चीज़ की प्रेरणा हमारे पार्लियामेंट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से मिलती है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स का जो मुख्य उद्देश्य जो होता है, टू प्रोवाइड अ गुड लॉ, एंड आर्टिकल 21 इज वन ऑफ द माइलस्टोन ऑफ टू अचीविंग दैट थिंग। तो जितना स्ट्रॉन्ग हमारा आर्टिकल 21 होगा उतनी ही स्ट्रांगली हम लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाएंगे। तो अब मैंने बोला इसमें एक चीज़ कि इट इज़ अ कंपोजिट राइट। तो वाई आई सेड दिस, इट इज़ अ कंपोजिट राइट बिकॉज इट प्रोवाइड्स राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, दीज ऑल आर इन्फर्ड फंडामेंटल राइट, जिसको हम बोल सकते हैं डिराइव्ड फंडामेंटल राइट, विच आर originated from this article 21 only। समझ गए आप लोग? सपोज राइट टू एक्सेस फ्री इंटरनेट, ये सारी चीज़ें हैं। और राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट में एनजीटी आया। तो एनजीटी कहाँ से आया? एनजीटी यहीं से निकला है। मेनली आर्टिकल 21 का
मेन उद्देश्य आपको एक डिग्निफाइड लाइफ, नॉट राइट टू लाइफ, अ डिग्निफाइड लाइफ। और वो डिग्निफाइड लाइफ कहाँ कब मिलेगी? जब मिलेगी जब आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे राइट्स आप डिडक्ट इससे कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं यहाँ पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मैंने वहाँ पे बताया था, ये लाइन ध्यान रखिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये देखिए। ठीक है, एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो अब इसको समझते हैं कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है क्या। तो पहले समझेंगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इट हैज़ टेकन फ्रॉम यूके, यानी ब्रिटेन से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया। दूसरी चीज़ इसमें होता क्या है कि बेसिकली इसमें यूके में ये माना गया, या वहाँ के लोगों की धारणा ये थी कि लॉ गलत नहीं होता, लॉ गलत नहीं होता, बट जो लॉ इनेक्ट करने का जो प्रोसीजर है दैट मे बी रॉन्ग, बट लॉ गलत नहीं हो सकता। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम देखेंगे। सपोज द फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर कोई लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, तो उस लॉ के तहत किसी इंडिविजुअल को, सपोज किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट किया गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई फेसबुक पोस्ट लिखी या आपने कोई सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लिखी, उस पोस्ट के तहत किसी स्पेसिफिक सेक्शन की कोई भावनाएं आहत हो गई और आपको आईटी एक्ट के 66A के तहत आपके ऊपर कार्यवाही हुई। ठीक है, तो जब आपके ऊपर कार्यवाही हुई तो आपको गिरफ्तार किया गया, आपको पुलिस आई, आपको ले गई। तो अब सबसे पहले क्या देखा जाएगा, जब इसमें एक्चुअली जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये दोनों जुडिशियल रिव्यू के अप्रोचेज हैं जो कोर्ट एक्सरसाइज करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये देखा जाएगा कि अब आपको गिरफ्तार कर लिया गया उस पोस्ट के कारण, उस आपके सोशल मीडिया पोस्ट के कारण, तो कोर्ट देखेगा इज देयर एनी सच लॉ which allows the executive to arrest you। एग्जीक्यूटिव कौन? यहाँ पे पुलिस आई, पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, तो पुलिस इज एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे ऐसा कोई लॉ है जो जिसके तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है, आपको अरेस्ट किया जाता है। तो देखा, हाँ 66 से आईटी एक्ट के तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गई पहली लाइन। दूसरी चीज़ क्या देखेगा इसमें, वॉज द लॉ मेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब जिसने ये कानून बनाया वो अथॉरिटी कानून बनाने के लायक थी या नहीं थी। तो यहाँ पे कानून किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। तो ये चीज़ भी चेक हो गई, यानी दो चीज़ें चेक हो गई। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या थी? तीसरी चीज़ इसमें यह थी कि वर ऑल द प्रोसीजर्स फॉलोड करेक्टली वाइल मेकिंग द लॉ और नॉट, मतलब जब लॉ बना रहे थे तो जो भी प्रोसीजर्स थे, जैसा मैंने आपको बताया कि लॉ कभी गलत नहीं होगा, वो प्रोसीजर गलत हो सकता है। तो तीसरी चीज़ में क्या थी कि जो प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं वो प्रॉपर थे या नहीं थे। तो इसमें 66 का जो आपको अरेस्ट किया गया था, तो उसमें आपको FIR करके वो भी चीज़ सही थी। तो 66 से सही था, यानी रूल ऑफ लॉ। तीसरी चीज़ ये देखी गई कि ऑल द प्रोसीजर्स फॉलोड करेक्टली और नॉट, तो वो भी फॉलो हुए। तो ये सारी चीज़ें टिक हो गई। समझते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होगा, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारी चीज़ें चेक होंगी। एंड एक इसमें तीसरी चीज़, चौथी चीज़ भी चेक होगी। और फोर्थ वन इज दैट कि जो लॉ है वो लॉ अपने आप में जस्टिफाइड है या नहीं है। दैट मीन्स इज द लॉ इटसेल्फ इज जस्ट और फेयर, क्या जो वो लॉ इनेक्ट किया गया है वो अपने आप में जस्टिफाइड है या नहीं है, फेयर है या नहीं है।
सपोज़ आपने वो पोस्ट की, हो सकता है इन जनरल वो किसी के लिए कोई बुरी बात नहीं थी, बट वो किसी कम्युनिटी ने उसको स्पेसिफिकली अपने लिए ले लिया तो उनको वो चीज़ बुरी लगी। तो उस एक्ट के तहत हो सकता है उन्होंने आपको किसी तरीके से ट्रैप करने के लिए आपके खिलाफ वो एफआईआर कर दी हो, ये भी तो हो सकता है उस लॉ का यूज़ करने के लिए। तो जब तक लॉ के बारे में हम लोग इस चीज़ को मेक श्योर नहीं करेंगे कि वो लॉ अपने आप में जस्टिफाइड या नहीं है, तो वो जो रूल ऑफ लॉ है वो हम लोग अटेन नहीं कर पाएंगे। समझ गए? तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई आपको, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, चलिए अब समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इसका फर्स्ट पॉइंट बोलता है द नो पर्सन मस्ट बी पनिश्ड अनहर्ड, यानी अगर आप किसी को भी पनिशमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले उस पक्ष की बात भी सुनना जरूरी है। इट कम्स अंडर द नेचुरल जस्टिस। आपने किसी को गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तार करने के पहले वो क्या दलील दे रहा है, क्या बात बोल रहा है, उसको सुनना चाहिए। ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट नो पर्सन कैन बी जज ऑफ हिज ओन केस। दैट मीन्स कोई इंसान है और उसका किसी के साथ में कोई केस चल रहा है, तो उस केस का जज वो इंसान खुद नहीं हो सकता है। सपोज कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट का कोई जज है, उसका मुकदमा he had a case with someone, तो उस केस का जो जज करेगा वो खुद नहीं कर सकता, या फिर उन केसेस को वो जज नहीं कर सकता जहां पर उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। ये सेकंड चीज हो गई। द थर्ड थिंग इज दैट अथॉरिटी मस्ट एक्ट बोनाफाइड। दैट मीन्स कि जो भी अथॉरिटी है वो मेलाफाइड में इंटेंशनली किसी का बुरा ना करें। ठीक है, मेलाफाइड ना हो, वोनाफाइड एक्ट करें, मतलब वो इंटेंशनली किसी का बुरा ना करें। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में आता है। समझते हैं आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में संविधान में जोड़ा गया था, जिसका मतलब है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ध्यान रखिए, जिसका मतलब है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन 6 to 4 years of age एज प्रोवाइडेड बाय लॉ। ये दो तीन चीज़ें याद रखिएगा, इसमें कीवर्ड है फ्री एंड कंपलसरी एंड प्रोवाइड बाय लॉ। तो फ्री एजुकेशन तो स्टेट प्रोवाइड करेगी, यानी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ये कंपलसरी का क्या मतलब है? तो कंपलसरी एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। कैसे? ये आता है फंडामेंटल ड्यूटी 51A के तहत। ठीक है, इस प्रावधान से यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारी फंडामेंटल ड्यूटी जो होती है उसमें 51A के जोड़ा गया, जिसमें फ्री एजुकेशन तो स्टेट प्रोवाइड करेगी, लेकिन बट उस फ्री एजुकेशन को बच्चों को अवेल कराने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की होगी। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल बच्चों के लिए तो दे दी, लेकिन जो प्रोवाइडेड बाय लॉ का मतलब यहाँ ये हुआ कि RTE एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जब आया तो उसके जो किस तरीके से उसके रूल्स एंड प्रोसीजर्स थे, किस तरीके से उसकी एग्जीक्यूशन थी, उसको RTE एक्ट में मेंशन किया गया। इट वाज ऑल अबाउट राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट नोट्स बना के पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवीजन इज़ अ किंग, और रिवीजन से ही आपको ये सारी चीज़ें बाय हार्ट होंगी। तो कीप वॉचिंग MPPSC एक्सप्रेस। मिलते हैं फिर किसी बढ़िया से वीडियो में। थैंक यू।